तो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट ऑफ अ सीएनसी मशीन में 3 एलिमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में अपन ने मशीन टूल ऑफ सीएनसी मशीन चेक देख लिया था। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं फीडबैक सिस्टम ऑफ सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन विदाउट फीडबैक वो काम नहीं करती। अगर उसको फीडबैक सिस्टम नहीं दिया तो आपको क्या समझेगा कि हमने उसको 10 mm आगे मूव करने को कहा है या 5 mm मूव करने को कहा है। ठीक है ना, तो हम जितना भी कमांड उसको दे रहे हैं वो घूम फिर के खुद चेक करती है विद द कंपैरेटर कि हाँ, अगर उसके प्रोग्राम में 10 mm डीप ड्रिलिंग करने का है तो पहले वो 10 mm डीप ड्रिलिंग की कि नहीं, वो फीडबैक सिस्टम से काउंट होता है। तो वो फीडबैक सिस्टम किस पर काम करता है, क्या है फीडबैक सिस्टम में, जिससे सीएनसी मशीन ये समझ जाती है कि हाँ 10 mm ड्रिल हो चुका है या 10 mm कट हो चुका है। तो उसमें होते हैं इनकोडर। ओके, अभी इनकोडर क्या होता है? इनकोडर का मीनिंग क्या होता है? कोड करना। कोडिंग समझ में आती है तुमको? मतलब कुछ तो भी कोडिंग रहती है। इनकोडर मतलब वो खुद को चेक करेगा कोडिंग के हिसाब से कि जो कोड उसने भेजा है वो करेक्ट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है इट कन्वर्ट और इनकोड। कन्वर्ट करना बोले तो इनकोड, बराबर। कोडिंग में हम क्या करते हैं, इंग्लिश लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसको कोडिंग बोलते हैं। वैसे ये कन्वर्ट करेगा, क्या कन्वर्ट करेगा? इट इज कन्वर्ट फिजिकल मोशन ऑफ अ मूविंग पार्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी तुम्हारा टूल इधर से उधर हो रहा है, तुम्हारा स्पिंडल घूम रहा है, वर्कपीस घूम रहा है, तो जो भी मोशन तुम आइदर टूल को या वर्कपीस को दे रहे हो उसको वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कि कितना मूवमेंट हुआ है। समझ में आया? कितना मूवमेंट हुआ है वो कन्वर्ट करेगा इनकोडर। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड प्रिसाइज फीडबैक ऑन आइदर स्पीड, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्चुएटर, एक्यूरेट कंट्रोल इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन सीएनसी मशीन। तो वो क्या करेगा कि वो जो आपके मोशन है टूल और वर्कपीस के, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो टूल या वो वर्कपीस स्पीड में कितना चल रहा है, उसकी पोजीशन क्या है और वो किस डायरेक्शन से मूवमेंट कर रहा है, ये सब वो सिग्नल किसको देगा? आपके कंट्रोलर को। ठीक है, कंट्रोलर को सिग्नल देगा। फिर कंट्रोलर चेक करेगा कि हमें प्रोग्राम में कितना बताया गया है और ये कितना चला। फिर वो कंट्रोलर उसको कंपेयर करके करेक्ट करेगा, या करेक्ट है तो एरर एलिमिनेट करेगा। ठीक है, एरर है तो एरर एलिमिनेट करेगा। अभी इसमें दो तरह के इनकोडर आते हैं। ठीक है, इनकोडर मतलब क्या होता है, पहले दिमाग में लगाओ। इनकोडर मतलब क्या होता है? व्हिच कन्वर्ट फिजिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। राइट, समझ में आ गया? फिजिकल मोशन कैसे हो सकता है? डायरेक्शन में x, y, z। ओके, और दूसरा स्पिंडल रोटेशन, फिजिकल मोशन की इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो रोटरी इनकोडर, रोटरी इनकोडर मतलब घूमने वाले। घूमने वाले बोलते हैं तुम्हारे जितने भी मोटर जो घूमने वाले हैं वो कितनी आरपीएम घूम रहे हैं, कितना डिग्री घूम रहे हैं, उसको स्टेपर मोटर है तो कितने स्टेप पे घूम रहे हैं, ये सब यहाँ काउंट होता है। तो उसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, अपने को टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। बस आप समझो इसमें क्या है कि एक लाइट सोर्स रहता है और दूसरी तरफ एक लाइट डिटेक्टर रहता है, फोटो डिटेक्टर। म्हणजे यहाँ इधर डायोड रहेगा, इधर लाइट इमिटिंग डायोड रहेगा और इधर देखा फोटो रिसीवर रहेगा। दो तरह के सेंसर रहेंगे, एक लाइट छोड़ेगा और एक लाइट रिसीव करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये लाइट इस डिस्क से पार होता है। मतलब अगर गैप है तो लाइट जाएगी, गैप नहीं है तो लाइट नहीं जाएगी। फिर से गैप आई तो लाइट जाएगी, गैप नहीं है तो लाइट नहीं जाएगी। इस तरह लाइट कितनी बार आई है वो काउंट करेगा। अगर लाइट 50 बार आई है मतलब 50 होल्स होप है, तो एक होल को पास करने के लिए कितना डिग्री लग रहा है वो सब इसमें फीड है। तो उसको अगर मान लो 360 डिग्री घूमने का है तो कितना होल कंप्लीट करना पड़ेगा? टोटल जितना इधर होल है। समझ में आया? तो अलग अलग टाइप के होल रह सकते हैं, बड़ा छोटा नंबर ऑफ होल्स, 1 2 3 प्रकार के होल्स। तो अलग अलग पैटर्न यहाँ क्रिएट होंगे, तो वो हर पैटर्न के लिए कितना डिग्री वो घूम रहा है मोटर वो काउंट करेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा कंपैरेटर को। तो ये कौन भेज रहा है? आपका लाइट सोर्स, लाइट डिटेक्टर एंड दिस इज द डिस्क। ये तीनों मिला के एक सिग्नल क्रिएट करेंगे जो यहाँ जमा होगा और ये सिग्नल आपके कंपैरेटर को जाएगा। समझ में आएगा? रोटरी का दैट इज लाइट सोर्स इससे पास होगा। तो यहाँ क्या लिखा है? इट मेजर द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। बोला था मैंने, घूमने वाला जो भी आपका मोटर है उसका एंगुलर पोजीशन को मेजर करेगा, मोटर या स्पिंडल का, एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझ में आ गया? सिंपल वही है। अब इसके बाद आता है कौन सा? लीनियर इनकोडर। दिख रहा है आपको? लीनियर इनकोडर क्या करता है? ये रोटरी मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है। तो लीनियर क्या करेगा? लीनियर क्या करेगा? लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। समझ में आ गया? ये घूमने वाले
मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, तो ये रेसिप्रोकेटिंग करने वाले या लीनियर मूवमेंट करने वाले सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो उसमें भी सेम ही फंक्शन है। क्या रहता है, एक प्लेट रहता है जिसको अपन स्केल बोलते हैं, जिसमें भी गैप रहती है और ये कितना x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे जा रहा है, उसके हिसाब से इसके ऊपर लाइट गिरेगी। अगर इसको 10 mm इधर जाने का है तो मान लो 10 mm इधर जाने के लिए उसको 4 होल से पास होने पड़ेगा। तो अपन ने 10 mm बोला, वो 5 होल से पास हो गया या 3 होल से पास हुआ मान लो, तो 3 होल से पास हुआ, वो सिग्नल को भेजेगा किसको, कंपैरेटर को। तो 3 होल से पास नहीं होना है, उसको कितने होल से पास होना है, 4 होल से, बराबर। तो 4 होल से पास करने के लिए फिर से मोटर चलाई जाएगी और फिर 1 होल से वो पास होगा। तो इस तरह से 4 होल से पास होने के बाद उसको 10 mm का डिस्टेंस मिलेगा। 1 होल बोले तो 2.5 mm, 2 होल बोले तो 5 mm, 3 7.5 और 4 10 mm। इस तरह से वहां कैलिब्रेशन होके रहता है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर मोशन का इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ये रोटरी मोशन में करेगा। अभी इसका एक छोटा वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से ये काम करता है। देखो ये रोटरी इनकोडर है, ठीक है। इसके पीछे में मोटर है, ठीक है। ये मोटर को निकाले जाते हैं और पीछे में कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बताया था मैंने, वही डिस्क है। तो वो डिस्क में ये लाइट छोड़ता है, ये लाइट रिसीव करता है, फिर वो लाइट रिसीव करने के बाद उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो किट के द्वारा बाहर भेजा जाता है। अभी वो कितना घुमा, कितना काउंट हुआ, 23 24 जितना भी काउंट हो रहा है वो सब वो काउंट कर रहा है। 29 पे आके रुक गया, मतलब कितना डिग्री घुमा, 29 को कंपैरेटर चेक करेगा। दिस इज द अगेन वन टाइप ऑफ इनकोडर जिसमें 2 होल रखे गए हैं, ट्रैक ए और ट्रैक बी, ओके। तो ट्रैक ए और ट्रैक बी मिला के कुछ स्पेसिफिक उसका क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा, ठीक है। और वो उसको भेजेगा। तो इस तरह से ये घूमते रहेगा और ये आपका सिग्नल यहाँ कलेक्ट होते रहेगा। रिवर्स पोजीशन, फॉरवर्ड पोजीशन, दोनों पोजीशन में अलग अलग सिस्टम, अलग अलग ये बनेंगे, ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारा रोटरी मोशन में किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ताकि वो कंपेयर कर सके कि बराबर पोजीशन उसकी है या नहीं टूल की। नहीं तो टूल अगर करेक्ट पोजीशन पे नहीं आया तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी इसके बाद आप देखो लीनियर इनकोडर कैसे काम करता है। लीनियर इनकोडर देखो कैसे मूवमेंट हो रहा है उसका, ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको। तो ये इसको कौन बता रहा है कि कितना आगे और कितना पीछे जाना है, ठीक है। तो सेमी क्लोज ओपन लूप टाइप है रोटरी इनकोडर, मेजर द रोटरी मोशन ऑफ द स्पिंडल। वो जो स्पिंडल है उसका रोटरी मोशन वो मेजर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वो इधर उधर जो जा रहा है उसके हिसाब से उसकी लाइट वहां गिरेगी। एक्सिस ग्राफ, द स्पिंडल बिकम द वार्मर एंड एक्सपांड। तो देखो अभी ये ड्रिल कर रहा है, ठीक है। और वो वर्कपीस बराबर इधर देखो, अभी ये गलत हो गया ना थोड़ा, थर्मल एक्सपांशन एंड लीड्स टू पोजीशन डेविएशन। अभी यहाँ एरर आ चुका है उसके इनकोडर में, ऐसा उसने दिखाया है, ठीक है। तो ऐसे एरर नहीं आने चाहिए, इसलिए वो करेक्ट होनी चाहिए। नहीं तो आपने बोला सर मैंने तो बराबर 5 mm बोला था, मगर वो 5 mm में आधा mm आगा चला गया, तो उससे तो पूरा वेस्ट हो गया ना मटेरियल, वो होना नहीं चाहिए। तो यहाँ इनकोडर लगा रहता है नीचे में, यहाँ या इधर भी देखो, यहाँ साइड में देखो ये पट्टी लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसी डिफिकल्टी ना आए। अभी ये जो पट्टी लगी हुई है उसके हिसाब से वो बराबर ड्रिल कर दिया उसने। यानी वो क्या है, जैसे यहाँ दिखा रहा था आपको, ये थर्मल एक्सपांशन इसमें आता है। अभी ये ऊपर इधर उधर चल रहा है, तो देखो यहाँ एक सिस्टम लगा दिया है साइड में, दिख रहा है आपको। तो वो सिस्टम से ही लाइट आएगा, लाइट जाएगा, ठीक है। वो सब साइड में रहेगा, आपके गाइड वे में क्लोज लूप रहेगा। अभी का ओपन लूप था, अब ये क्लोज लूप हो गया है, ठीक है। तो क्लोज लूप में क्या होता है, लीनियर इनकोडर यहाँ लगा हुआ है पट्टी में, जो मैंने बोला होल होल रहते बीच में, वो वाला। अभी कितना होल पास हुआ है वो यहाँ से दिखेगा, देखो ये यहाँ से लगा हुआ रहता है,
ठीक है, और यहाँ होल वो काउंट करेगा, और जैसे वो काउंट करेगा यहाँ बराबर उसका रोटेशन आएगा। ओके, भले यहाँ थर्मल एक्सपांशन आया तो भी वो प्रॉपर उसी जगह होल करेगा। समझ में आया अभी आपको? तो ये आप अगर सीएनसी बना रहे हो या सीएनसी पे काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना, या सीएनसी रिपेयर कर रहे हो, इन तीनों सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि फीडबैक सिस्टम यहाँ कैसे काम करता है सीएनसी में। ठीक है, तो दो टाइप के इनकोडर समझ में आ गए। इनकोडर का मीनिंग कन्वर्ट करने वाला, क्या कन्वर्ट करेगा? फिजिकल मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर वो चेक करेगी बराबर है या नहीं फिजिकल मोशन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। दिस इज द वेरी सिंपल सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग, यानी आप जो भी मटेरियल यहाँ ला रहे हो रॉ मटेरियल, उसको अपन फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए आप कभी भी हाथ से मटेरियल लगाते हो, ठीक है, तो कभी कभी फुल ऑटोमेटिक रहता है, मटेरियल भी अपने आप लगता है। ठीक है, तो वो हमको सीखने का है। जैसे यहाँ दिखाया गया है, टू मेक द सीएनसी मशीन वर्क स्मूथली एंड क्विकली वी यूज द स्पेशल टूल ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग मटेरियल। तो मटेरियल को लोड एंड अनलोड करने के लिए हम स्पेशल टूल यूज करते हैं। दिस टूल हेल्प्स इन फास्टर प्रोडक्शन, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, इंप्रूव एफिशिएंसी इन सीएनसी मशीन। तो ये टूल क्या करते हैं? आपका काम बहुत जल्दी कर देते हैं, अच्छे से कर देते हैं, आपको परेशान भी नहीं होती आपको अगर वो लग गया तो। ठीक है, यानी आपको लोडिंग करो अनलोडिंग करो बराबर लगा नहीं लगा वो सब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। तो उसमें क्या क्या रहता है? सबसे पहले बार फीडर। ठीक है, बार फीडर होता है। अब ये बार फीडर क्या है? इट ऑटोमेटिकली पुश रॉ मटेरियल लाइक अ मेटल रॉड्स होते हैं बड़े बड़े, उनको पुश करता है, आगे ढकेलता है। ठीक है, इनटू द सीएनसी मशीन सो दैट द मशीन कैन कीप वर्किंग विदाउट स्टॉपिंग। तो उसमें मशीन बराबर काम करती रहती है। अभी बार फीडर क्या होता है उसके लिए एक छोटा वीडियो है, वो आप देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, वो देखो प्लेट जा रही है सामने आप अपने आप। ठीक है, तो ये देखो बाहर दिख रहे हैं छोटे छोटे घूमने वाले रोल्स, तो उस रोल से वो पास होती है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद वो उसको लेके जाता है बराबर दूसरी तरफ लेके जाता है। ठीक है, देखो वो बाहर में चढ़ने के बाद उसको आगे भेज दिया, आगे भेजने के बाद वो मशीन में चला गया, अपना काम करके उधर चला गया। तो बड़े बड़े जो स्टिक्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े, ये देखो बॉटम कट चुके हैं, अभी इसको पैक करके भेज दिया जाएगा। ओके, जो बहुत लेंथ में बहुत बड़े रहते हैं उसके लिए बार फीडर अपने को यूज करते हैं अपन। ये बार फीडर अपन यूज कर, समझ में आ गया अभी बार फीडर? तो आपको अगर ये हाथ से उठा के रखना पड़े तो 2-4 लोग तो उसके लिए लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन मटेरियल हैंडलिंग को यूज करते हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं पार्ट कैचर। ठीक है, अभी पार्ट कैचर क्या होता है? इट कैच द फुल्ली और पार्शियली मशीनेड वर्कपीस and deposit it on the next machining station. It is used with a bar feeder. तो ये पार्ट कैचर जो है बार फीडर के साथ यूज किया जाता है, दोनों भी साथ में यूज करते हैं। तो पार्ट कैचर कर क्या करता है? कुछ भी नहीं। मान लो आपके टेबल पे एक पेप्सी की कैन है, तो आपको वो उठानी है, तो आप क्या करते हैं? ऐसे हाथ लेके जाते, पकड़ते, उठाते, निकालते और पी लेते, बराबर है? तो ये जो तुमने पेप्सी की कैन पकड़ी है अपने हाथ से, उसको ही बोलते हैं पार्ट कैचर। ये क्या करता है? एक तरह का हैंड होता है, ये पार्ट्स को पकड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। उसका एक वीडियो है, वो देखिए। देखो उसने एक प्लेट पकड़ी है, वैक्यूम कप है उसके अंदर, ये दिख रहे 1 2 3 वैक्यूम कप, उसने हवा से उसको पकड़ा है, यहाँ लेके छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से वो सीएनसी आगे जाती है मटेरियल हैंडलिंग वाली, उसको पकड़ती है सेंटर से और उसको बराबर पोजीशन में लेके आती है और छोड़ देती है। आया एग्जैक्ट बराबर आया, तो इसको बोलते हैं पार्ट कैचर। जो पार्ट आपके पार्ट जो बने हुए हैं उसको कैच करता है। ठीक है, समझ में आया? तो सेमी फिनिश हो या रॉ मटेरियल हो, उनको पार्ट कैचर कैच करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, यानी ड्रिलिंग का काम हो गया तो वेल्डिंग पे लेके जाएंगे, वेल्डिंग का हो गया तो उधर कटिंग पे लेके जाएंगे, ऐसा अलग अलग वो करेगा। राइट, ओके। तो अगर मटेरियल हैंडलिंग और सीएनसी मशीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये चारों भी पॉइंट लिखना है कि मटेरियल हैंडलिंग में मटेरियल आसानी से इधर उधर अपन हैंडल कर सकते हैं विदाउट अवर इंटरफेरेंस। तो उसके लिए 4 प्रकार के हम यूज करते हैं। सबसे पहले बार फीडर, बड़े बड़े लॉन्ग बार्स के लिए। पार्ट कैचर, जो पार्ट को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लेके जाता है। दूसरा रोबोटिक लोडर, रोबोट लोडर उसको बोलते हैं। रोबोट लोडर क्या होता है? एक रोबोटिक हैंड रहता है बस,
एक रोबोटिक हैंड रहता है, वो भी पार्ट कैचर की तरह काम करता है, पर रोबोटिक हैंड में ज़्यादा फंक्शन होते हैं एज कम्पेयर टू पार्ट कैचर। पार्ट कैचर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, रोबोटिक आर्म कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना, वो उसका एडवांस वर्जन बोले तो भी चलेगा। और रोबोटिक आर्म पिक अप द रॉ मटेरियल, लोड देम इनटू द मशीन एंड रिमूव फिनिश पार्ट मेकिंग द प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक। इसके लिए उसका काम होता है, ठीक है। अभी ये कैसे काम करता है उसका एक वीडियो देखिए। वो रोबोटिक आर्म है, देखो वो उसको पकड़ेगा अभी, ठीक है, एनी डिग्री ही कैन मूव, ठीक है ना, कोई भी डिग्री में बराबर मूवमेंट कर सकता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वहां जाके वो बराबर रखेगा सेंसर, देखो रेड पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, अभी वो गया, फिर से अभी उसको नीचे वाले उठाने ये सब, ये आगे आगे चले जाएगा, एक आगे जाएगा। अभी सबसे पहले ये प्लेट उठाएगा वो वैक्यूम क्लब से, ठीक है, वैक्यूम क्लब से उसको प्लेट सक्शन करेगा, यहाँ से यहाँ रख देगा, और ये नीचे वाले फिर से जो ये है ना ड्रम, वो फिर से एक एक जगह रखेगा, ओके। क्योंकि ड्रम अगर हेवी है तो उसको हाथ से रखना पॉसिबल नहीं होगा, तो रोबोटिक आर्म वो काम कर देगा, ओके। तो इसको बोलिए, तो ये क्या करता है, मल्टीपर्पज काम करेगा। नहीं तो ड्रम उठाने के लिए अलग मशीन बनानी पड़ेगी, फिर वहाँ से प्लेट निकालने के लिए अलग मशीन बनानी पड़ेगी। जबकि रोबोटिक आर्म इस तरह से प्रोग्राम है कि वो बराबर अपना 1 बाय 1 काम करते रहेगा, ओके, समझ में आया, इस तरह से। उसके बाद चिप कन्वेयर, ये अच्छे से समझो चिप कन्वेयर क्या होता है। चिप कन्वेयर मतलब जब तुम कोई भी कटिंग का काम करते हो, ठीक है ना, कोई भी कटिंग का काम करते हो, तो कटिंग करने का काम करने के बाद उसमें चिप्स क्रिएट होती है, रॉ मटेरियल क्रिएट होता है। जैसे आपने मान लो एक छन्नी से दगड़ रहता है ना स्टोन, उसको छीना तो वहाँ से उसकी चिप्स निकलती है, वैसे मेटल से भी निकलती है। तो मेटल को अपन जब कटिंग करते हैं लेथ मशीन पे, ड्रिलिंग मशीन में, तो उसकी चिप्स फॉर्म होती है। वो चिप्स मशीन में अगर फंसी रह गई तो मशीन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएंगी, तो उसको बराबर वहाँ से निकाल के अलग लेके चलना पड़ता है। तो उसका काम कौन करता है, ये चिप कन्वेयर। समझ में आ गया, उसका वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो देखो ये सीएनसी ऑपरेटर है और वहाँ सीएनसी कटिंग का काम हो रहा है, तो देखो सीएनसी से वो कटिंग कर रहा है, ठीक है, स्टेप टर्निंग उसने की है। अभी वहाँ से कूलेंट हटा देगा और उसको साफ कर देगा। साफ करने के बाद उसको देखा नीचे इतने चिप्स क्रिएट हो गए मशीन के नीचे, जो कि कन्वेयर बेल्ट या कन्वेयर मशीन के द्वारा आगे जा रहे हैं, ठीक है, और ये आगे जाके कहाँ डिस्पोज होंगे, ये कहीं तो भी कलेक्ट होंगे। तो यहाँ चिप कन्वेयर में एक ड्रम रखा गया है नीचे, ये देखो यहाँ से ऊपर जाके नीचे यहाँ वो छोड़ रहा है ड्रम में, ठीक है। इसको फिर से वेल्ड करके फिर से वो बनाते हैं, ठीक है, लोहा बनाते हैं या रॉ मटेरियल में बेच देते हैं। समझ में आया ये चिप कन्वेयर। नीचे अभी कटिंग करने के बाद जो भी मटेरियल नीचे गिरा होगा उसको उठा के ऊपर कलेक्ट करके, देखो नीचे से गया वो, उसके मशीन सीएनसी मशीन के नीचे लगा देते इसको, और ये पूरा कलेक्ट करके ऊपर जाके एलिवेट होके ऊपर जाके यहाँ ड्रम में छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पूरा ये ड्रम आप डिस्पोज कर सकते हैं, या वो मेल्टिंग के लिए या रिफर्निश रिसाइकल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया है, दिस इज द चिप कन्वेयर। तो these are the 4 types that we are going to use in a material handling system। उससे भी ज़्यादा है, इससे भी और बहुत कुछ अगर टूल्स है, इक्विपमेंट है जो मटेरियल हैंडलिंग में यूज होते हैं, मगर एटमोस्ट अपने को 4 मार्क का क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो 4 पॉइंट ही लिखने का, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ड्राइंग डायग्राम अगर निकालनी है तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, बार रोलर ये होगा, बार फीडर होगा, पार्ट कैचर होगा, रोबोटिक आर्म निकाल सकते हैं और चिप कन्वेयर, ठीक है। तो कम से कम ये पॉइंट तो आपको लिखना है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में, सीएनसी में, स्पेशली सीएनसी की बात कर रहा हूँ। बाकी तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बहुत बड़ा होता है अपने आप में, ठीक है ना। मुझे रॉ मटेरियल अंदर आने से तो फिनिश प्रोडक्ट बाहर निकलने तक पूरा मटेरियल हैंडलिंग से होता है ऑटोमेटिक सिस्टम में, ठीक है। अदर सिस्टम ऑफ सीएनसी मशीन, अभी अदर सिस्टम में क्या बचा है, अदर सिस्टम में आपका बचा है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, बस इतना बचा है। तो कूलिंग बोले तो क्या होता है, कूलेंट, ठीक है ना। अभी कूलेंट की जरूरत क्यों होती है, जैसे अपन बहुत झगड़ा कर दिए तो अपने को ठंडा पानी पीना पड़ता है, इससे क्या होता है, अपना दिमाग शांत हो जाता है, बराबर है। तो पेप्सी कोला जो तुम पीते हो, सच काइंड ऑफ कूलेंट, ओके ना। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि मशीन कटिंग करने के बाद गर्म हो जाती है उसका टूल और वर्क पीस, तो उसको ठंडा करने के लिए ऊपर से कूलेंट छोड़ा जाता है। कूलेंट का प्रेशराइज ऑयल या वाटर कूलेंट या ऑयल बेस्ड कूलेंट कोई भी छोड़ा जा सकता है जो उसको वर्क पीस को अच्छे से संभाल सके, ठीक है। तो कूलेंट इज यूज्ड इन अ सीएनसी मशीन टू कीप द कटिंग टूल एंड वर्क पीस कूलिंग ड्यूरिंग द मशीनिंग, ओके।
उसके बाद इसका फायदा क्या होता है, ये क्या करती है, इट इज स्प्रेड और फ्लडेड ओवर द कटिंग एरिया। कटिंग एरिया जो रहता है ना उसमें स्प्रे किया जाता है, या पूरा कटिंग एरिया वो उससे भर दिया जाता है कूलेंट से, ठीक है उससे। और ये क्या करता है कटिंग एरिया, एंड अब्सॉर्ब द हीट, हीट उसकी खींच लेता है, एंड प्रिवेंट द ओवर हीटिंग, और गर्म होने से उसको रोकता है। इट वॉशेस अवे मेटल चिप्स फ्रॉम द कटिंग जोन, और कटिंग जोन में जितने भी मेटल तैयार होते हैं ना कटने के बाद, उनको भी वो साफ करके नीचे भेज देता है कन्वेयर बेल्ट पे, ठीक है। तो ये सब काम ये करता है। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा है प्रिवेंट द टूल एंड वर्कपीस फ्रॉम द ओवरहीटिंग, ओके ओवरहीटिंग से बचा देता है। इंक्रीज द टूल लाइफ, अगर टूल गर्म नहीं होगा तो उसकी लाइफ अच्छी बढ़ जाएगी। इंप्रूव द सरफेस फिनिश, आपके प्रोडक्ट का सरफेस फिनिश अच्छा करेगा, एंड हेल्प इज हाई स्पीड मशीनिंग, और हाई स्पीड मशीनिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अभी उसके बाद अपन देख रहे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स। तो लुब्रिकेशन कहाँ डालते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर का दरवाजा है तो वो आवाज कर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालने से अभी आवाज आता है कि उसका नहीं, मतलब क्या होता है अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो उसका वियर एंड टियर होगा, कुछ दिनों के बाद वो कट के टूट भी जाएगा, तो वो होना नहीं चाहिए, इसलिए अपन उसमें ऑयल डालते हैं। वैसे ही सीएनसी मशीन में जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं उसमें ऑयल डाला जाता है, फिर टूल हो, वर्कपीस हो, उनको घुमाने वाली मोटर हो, बेरिंग्स हो, जो भी हो उसमें ऑयल डालना जरूरी होता है। तो वो ऑयल ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा फीड किया जाता है। इसकी वजह से होता है कि रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, उसके मूविंग पार्ट्स के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है वो रिड्यूस हो जाता है सीएनसी मशीन, एंड इंश्योर द स्मूथ ऑपरेशन या स्मूथ वर्किंग उसमें हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल और ग्रीस इज अप्लाइड टू द मशीन कंपोनेंट, ग्रीस लगा देते हैं एक बार और छोड़ देते हैं, ऑयल हमेशा पंप किया जाता है, ठीक है। इट फॉर्म अ थिन लेयर बिटवीन द मेटल सर्किट्स, जिसकी वजह से आपके जो दो घिसने वाले मेटल है ना, घूमने वाले, उनके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है ऑयल की, और वो अच्छे से मूव करते हैं। रिड्यूस द वियर एंड टियर, कीप द मशीन रनिंग स्मूथली एंड लेस मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस कम हो जाता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे, जैसे आप गाड़ी का इंजन ऑयल 3 महीने के बाद नहीं चेंज करोगे तो आपकी गाड़ी की इंजन खराब हो सकती है, तो आप क्या करते हो, हर 3 महीने के बाद इंजन ऑयल चेंज करते हो, राइट, या 2000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन ऑयल चेंज करते हो। तो वैसे इसमें भी रहता है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कम करेगी, वियर ऑफ द मशीन पार्ट, फ्रिक्शन एंड वियर ऑफ द मशीन पार्ट, इंक्रीज द मशीन लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, उसके बाद एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, प्रिवेंट द रस्ट एंड करोजन और जंग जिसको बोलते हैं वो लगना इसमें प्रिवेंट हो जाएगा, वो लगेगा नहीं। इंश्योर द प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मशीनिंग, अच्छी मशीनिंग वो करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दो सिस्टम है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन ये करेंगे। अभी इसका फायदा ये रहेगा कि बोथ कूलिंग एंड लुब्रिकेशन आर एसेंशियल फॉर द सीएनसी मशीन, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। अगर वो नहीं करोगे तो सीएनसी मशीन खराब हो जाएगी। फॉर देयर वर्क एफिशिएंटली एंड लास्ट लॉन्गर, अच्छी साल तक वो चले। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करते हो तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, वैसे इसमें भी वो करना पड़ेगा। विदाउट इट यानी विदाउट कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, सीएनसी मशीन वुड हीट अप, गर्म होगी, टूल्स वुड ब्रेक डाउन क्विकली, आपके टूल जल्दी टूट जाएंगे, एंड फाइनल प्रोडक्ट वुड नॉट बी स्मूथ, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो स्मूथ नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ last concept of the chapter, indexable insert in CNC machine। indexable insert ये नई टर्म है, आपको नहीं पता, ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ indexable insert क्या होता है। इट इज अ रिप्लेसेबल कटिंग एज। रिप्लेसेबल कटिंग एज क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में एक चाकू है, अगर वो काटने के बाद उसकी जो धार है, उसका जो शार्पनेस है वो चली गई, तो आप क्या करते हैं, उसको धार लगा के लाते हैं, शार्प करके आते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद वो शार्प करने के पलीकडे यानी वो होता ही नहीं है शार्प, वो एकदम से वियर आउट हो जाए, तो आपको नेक्स्ट चाकू खरीदना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही अपने पास एक नटराज का कटर आता है, पता है, वो कटर 10 रुपए का जो अपन उसको काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद उसकी एक एक टिप तोड़ के फेंक देते हैं जब तक वो खराब नहीं होगा। उसके बाद आप दूसरा नटराज का कटर खरीदते हैं, राइट। मगर वो नटराज के कटर का जो प्लास्टिक का कवर होता है, उसकी जो टिप होती है, उसका जो टूल होता है, उसको निकाल के दूसरा टूल भी लगा सकते हैं अपन, उसको ही बोलते हैं रिप्लेसेबल कटिंग एज। यानी आपकी कटिंग एज अगर खराब हो गई तो वो निकाल दो, उसकी जगह दूसरा कटिंग एज लगा दो, पूरा टूल फेंकने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका खर्चा बच जाता है। तो इंडस्ट्री में अभी ये रिप्लेसेबल कटिंग एज आ चुके हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्सेबल इंसर्ट, यानी इंसर्ट करके टाइट कर देना, समझ में आ गया, उसको बोलते हैं इंडेक्सेबल इंसर्ट। तो इंडेक्सेबल इंसर्ट मैंने यही बताया, इंडेक्सेबल इंसर्ट आर द रिप्लेसेबल कटिंग एज इन द सीएनसी मशीन इंस्टेड ऑफ
ऑफ शेपिंग ऑफ टूल, यानी टूल को धार लगाने से अच्छा हम उसको क्या कर देते हैं, यू कैन रोटेट एंड रिप्लेस द इंसर्ट, ठीक है। पूरे टूल को फेंकने से अच्छा उसका जो कटिंग एज है उसको निकाल के दूसरा कटिंग एज लगा देते हैं, मेकिंग द मशीन मोर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव, खर्चा बच जाता है, ठीक है। These insert are made up of carbide, ceramics and other hard material for durability। तो बहुत ही कड़क मटेरियल से वो बनाते हैं, ठीक है। कटिंग एज किससे बनता है, एकदम स्ट्रॉन्ग मटेरियल से। यूज फॉर टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग टूल्स एप्लीकेशन। और जितने भी कटिंग टूल्स है सॉरी जितने भी कटिंग टूल्स है उसमें इसको यूज किया जाता है, राइट। तो देखो ये टूल है पूरा, उस टूल में एक कटिंग एज है, अगर ये कटिंग एज खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, इसको घुमा दूंगा, इसका नट निकाल दूंगा, इसको बाहर निकाल के इसकी जगह ये लगा दूंगा, नट टाइट कर दूंगा और इसको फिट कर दूंगा, हो गया। तो ऐसे में कितनी बार यूज कर सकता हूँ 5 बार, ओके। और मार्केट में ये मिलता भी है, एक बार ये खरीद लो। अगर बॉडी टूट जाती है तो आपको नई बॉडी खरीदनी पड़ेगी, मगर कटिंग एज मोस्ट ऑफ द टाइम कटिंग एज ही खराब होता है, तो अपन पूरी बॉडी नहीं खरीदते, कटिंग एज खरीदते हैं। समझ में आ गया अभी? तो ऐसा होता है, इसको देखो ये ट्रायंगल में, ये स्क्वायर में लगा इधर, ये मिलिंग का टूल है, ये कौन सा टूल है, ये सीएनसी मशीन का टूल है। सीएनसी कौन सी, ब्लेड मशीन, ये सीएनसी मिलिंग मशीन जो घूमने वाली है, एंड मिलर, एंड कटर इसको बोलते हैं। इसमें 1 2 3 लगे, फिर ये घूमेगा तो बोरिंग होगी, कटिंग होगा, ये सब उसमें होगा, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये अलग अलग प्रकार से टूल आ रहे हैं, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर, डिस्क टाइप, रेक्टेंगुलर, अलग अलग टूल होल्डर, अलग अलग टूल्स के अलग अलग इंसर्ट्स है। इसका नाम क्या है, इंसर्ट्स, नाम क्या है इनका, इंसर्ट्स, इंडेक्सेबल इंसर्ट्स, ठीक है। ये यहाँ यूज होता है। तो इंडेक्सेबल इंसर्ट जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको मांगना पड़ेगा, तो नहीं मेरे को ऐसा वैसा वाला दे दो, तो अपन क्या करते हैं, अपने पास जो पुराना पड़ा हुआ रहता है वो लेके जाते हैं, वो बराबर देख के देता है। मगर परचेस करने का ये सही तरीका है क्या, आपको क्या चाहिए, उसका कोड पता होना चाहिए। जब आपको कोड पता होगा तब आप उसको खरीदेंगे। जैसे आपको मोबाइल लेना है, कौन सा, मोटो का, तो बोलेगा मोटो का मोबाइल दे दो, तो वो दे देगा क्या, कौन सा मोबाइल, मोटो का G52, G82, G44, बराबर है। मॉडल नंबर पता होना चाहिए, जब मॉडल नंबर पता होगा तो आप उसको, तो वैसे ही ये इंसर्ट के आईएसओ कोड उसके मॉडल नंबर है एक प्रकार के। आईएसओ कोड मतलब क्या होता है, मॉडल नंबर, वो देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कटिंग टूल किस काम का है, ठीक है। तो इसको मैंने वही बोला है, आईएसओ स्टैंडर्ड इंडेक्सेबल इंडेक्स फॉलोइंग द स्पेसिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर बेस्ड ऑन देयर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका शेप क्या है, क्लियरेंस एंगल क्या है, टॉलरेंस क्या है, साइज क्या है, अदर फीचर। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, ये पूछेगा क्वेश्चन आपको, इंसर्ट का आईएसओ कोड लिखा है SNMG 120408 MP। अभी इसका मीनिंग क्या है बता, तो ये मीनिंग, ये टूल बोले तो ये वाला टूल है, ठीक है। अगर मैं ये कोड उसके पास लेके जाऊंगा तो मेरे को ये वाला टूल देगा। तुम अगर ये वाला टूल चाहिए तो तुम क्या करोगे, सर मेरे को पुराना टूल दो, मैं नया टूल लेके आता जैसे कि वैसे, पर ऐसा नहीं होता, तुमको ये कोड पता होना चाहिए, तब जाके वो टूल तुमको मिलेगा। अभी कोड का मीनिंग क्या है देखो, फर्स्ट लेटर दैट इज यस, इट इज अ शेप, वो स्क्वायर होगा तो यस होगा, ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, टी होगा। अभी इधर क्या है, यस, मतलब ये क्या है, स्क्वायर, समझ में आया, फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर एन है, रिलीफ एंगल, एन मतलब 0 डिग्री, कोई भी रिलीफ एंगल इसमें नहीं है। रिलीफ एंगल मतलब नीचे में कटिंग करते समय में क्या, मान लो ये सीधा है तो कटिंग करते समय ये टूल अगर ऐसा होगा तो ये रिलीफ एंगल हो जाएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ रिलीफ एंगल नहीं है, एन का मीनिंग होता है 0 रिलीफ एंगल, ओके। उसके बाद थर्ड लेटर क्या है, थर्ड लेटर यम, यम का मीनिंग क्या होता है, मीडियम। टॉलरेंस टाइप कैसा है, मीडियम है, यानी टॉलरेंस टाइप एकदम टाइट टॉलरेंस नहीं है, एकदम लूज टॉलरेंस नहीं है, कैसा टॉलरेंस है, मीडियम, ओके, ऐसा इसका मीनिंग होता है। उसके बाद फोर्थ लेटर क्या है, जी, जी का मतलब क्या होता है, ग्राउंड विद द होल, यहाँ होल है और ग्राउंड यानी प्लेन ग्राउंड है, तो यहाँ क्या है, इंसर्ट ज्योमेट्री कैसी है, चिप ब्रेकिंग या होल है, क्या है वो बताता है कि इसमें कैसा वो इंसर्ट है। उसके बाद फर्स्ट टू नंबर दैट इज 12 का मीनिंग क्या है, वो टूल का साइज 12 mm एज लेंथ, यानी इसकी लेंथ कितनी है, 12 mm का स्क्वायर बॉक्स है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टू नंबर थिकनेस कितना है, 4 mm, कितना थिकनेस है, 4 mm का, ठीक है। उसके बाद लास्ट टू नंबर कॉर्नर रेडियस 0.8 mm, 0.8 मतलब 0.8 mm रेडियस, ये कॉर्नर रेडियस दिख रहा है यहाँ, हल्का सा रेडियस, वो 0.8 mm रेडियस का है। और लास्ट के 2 डिजिट जो है MP, ये एडिशनल कोड है, दिया भी रहेगा नहीं भी दिया रहेगा, ठीक है, इसका कोई ये नहीं बनता। अगर दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है, एडिशनल कोड का, ये मतलब मीडियम कटिंग है
ज्यादा हेवी कटिंग नहीं कर सकते, लो कटिंग में मीडियम कटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इट इज सुटेबल फॉर स्टील मटेरियल। कौन से मटेरियल के सुटेबल है? स्टील मटेरियल। तो ये हर शब्द का अपना एक मीनिंग है। तो तुमको क्या पूछेगा एग्जाम में, ये कोई कोड नहीं देगा, वो क्या पूछेगा, आईएसओ कोई भी एक कोड आप अपने हिसाब से दे दो और उसका मीनिंग बता दो। समझ में आया? तो दिस इज द कोड, इसको याद कर लेगा और उसका मीनिंग याद करके बता देगा। ऐसा है फर्स्ट लेटर, उसके मीनिंग्स और जो तुमने एग्जांपल लिया है उसमें इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इस तरह से अपन आईएसओ कोड और नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं किसके, इंसर्ट्स इंसर्ट्स के। ओके,